हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित हम लोग प्रश्न करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी, बीपीएससी, ग्रुप डी और अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही मददगार होने वाली है। यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज एक एक प्रश्न को करेंगे और जितने प्रश्न इसमें हैं वह ऑब्जेक्टिव में होगा। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और पूरे वीडियो को जरूर देख कर जाएं। आप लोग हमारे साथ जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं और वहां पर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा कोड AMAR10 प्रयोग करेंगे, तब आपको इंस्टेंट 10% की डिस्काउंट भी दी जाएगी। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर आपको डेली फ्री क्लासेज भी दी जा रही है। तो फ्री क्लासेज का लुत्फ उठाएं और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा कोड AMAR10 का प्रयोग जरूर करें। तो आइए चलेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी से संबंधित सभी प्रश्न को जानेंगे। आपको जो मैं पढ़ाऊंगा वो इसमें से जो है कुछ जीव विज्ञान के बारे में परिचय होंगे, कोशिका के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में, ये सभी अन्य प्रमुख चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस बुक का फिजिक्स को भी शुरू कर रखा है। फिजिक्स में हमारे द्वारा 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड किए गए हैं। आप चाहें तो हमारी साइंस प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी का और ये हमारा होगा पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी से पहला प्रश्न। एक एक प्रश्न को आप ध्यान से सुनते चलें और आप लोग जो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। देखेंगे पहला प्रश्न, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? यानी कि वैसी कौन सी विज्ञान की शाखा है जिसमें मानव जाति के समाज शास्त्र के से गहरा संबंध है? वह है एंथ्रोपोलॉजी। आगे, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है भ्रूण विज्ञान या एम्ब्रियोलॉजी। अगला प्रश्न, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है? यह कहलाता है फाइटोपैथोलॉजी। अगला प्रश्न, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी कि जो जीवित चीज पर मृदा यानी मिट्टी के प्रभाव का अध्ययन यह कहलाता है एडाफोलॉजी। ध्यान रखेंगे, ऐसे मिट्टी विज्ञान की एक शाखा है, उसमें मृदा के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है एडाफोलॉजी द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? यह संबंधित है एंड्रोलॉजी। अगला प्रश्न, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान जो है यह जानवरों का अध्ययन है। प्रश्न है 7 नंबर, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी। अगला प्रश्न, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, बानर, वनमानुष आदि के अध्ययन कहलाता है? बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है प्राइमेटोलॉजी। ध्यान रखेंगे, प्राइमेटोलॉजी में बंदर, बानर इन सभी के व्यवहार का अध्ययन की जाती है। आगे, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? यह संबंधित है हेप्टोलॉजी से। अगला प्रश्न, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है अर्कनोलॉजी। अगला प्रश्न, सौरोलॉजी का अध्ययन है? सौरोलॉजी का अध्ययन कहलाता है छिपकली का अध्ययन है। आगे प्रश्न है डैश
लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। यह है एथनोग्राफी। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है? हीमेटोलॉजी का अध्ययन जो संबंधित है वह है रक्त से और ब्लड से संबंधित है हीमेटोलॉजी। आगे मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी जो है यह जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। यह कहलाता है जीवाश्म विज्ञान या पैलियोटोलॉजी। सॉरी, यानी कि जीवाश्म विज्ञान वह है जिसमें प्राचीन काल के जानवर, पौधा और अन्य जीवों के संरक्षण के अवशेष का अध्ययन किया जाता है। आगे पैलिएंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। पैलिएंटोलॉजी में हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न 20 नंबर है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में अक्सर पौधों का अध्ययन की जाती है। आगे प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी जो है यह कैंसर बीमारी से संबंधित है। आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे और अनअकैडमी के फ्री प्लान को आज ही जरूर देखें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। हमारा कोड यूज करें अमर10, जहां पर आपको डेली T20 सीरीज भी चलाए जाते हैं, साथ ही 300 प्लस वीकली टेस्ट चलते हैं और अन्य सभी 20,000 प्लस क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं हमारे टॉप एजुकेटर द्वारा। अगला प्रश्न, ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी अध्ययन है सपनों का। आगे टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी यानी विष या जहर का अध्ययन है। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर का संबंध है रेशम के कीड़ों का पालन से। मत्स्य पालन पिसीकल्चर होती है। आगे टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। टैक्सोनॉमी जो संबंधित है वह है जैव विविधता से। आगे कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान जो है यह कुकुरमुत्ता या कवक के अध्ययन को दर्शाता है। अगला माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न, बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य जो है वह है अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोलॉजी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। आगे विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न, फूलों के अध्ययन को कहते हैं? फूलों के अध्ययन को जाना जाता है एंथोलॉजी के नाम से। प्रश्न है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? एंटोमोलॉजी। आगे जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी। आगे प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर पहचानें। तो इन सभी में अगर देखेंगे पक्षी जो है यह ऑर्निथोलॉजी, वंशागति, जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी और जीवाश्म पेलियो बायोलॉजी। यानी सही आंसर जो होगा 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर, यहाँ ध्यान देंगे 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर बी।
आगे प्रश्न है, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? यह संबंधित है जनांकिकी से। अगला प्रश्न, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। यह कहा जाता है इथनोलॉजी। आगे प्रश्न है, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है कैसे? जंतु विज्ञान जो है यह अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवर दोनों का। प्रश्न है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है बायोनिक्स। यानी कि जैविक जगत जो है वर्तमान में उसके कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन को मशीनी जगत में उपयोग करना बायोनिक्स के नाम से जाना जाता है। आगे है, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? पैलियो बायोलॉजी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है वह है इनमें से कोई नहीं, ना ही जंतु जीवाश्म का, न शैवाल का, न फफूंदी का। पैलियो वनस्पति जो है यह जीवाश्मों से संबंधित है। आगे, निम्नलिखित युगों में से कौन से सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर, शहद की मक्खी, सेरीकल्चर, सिल्कवर्म, पीसीकल्चर, लाख का कीड़ा नहीं, मछली पालन, मत्स्य पालन और हॉर्टिकल्चर फूल। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर पीसीकल्चर का। आगे, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? यह संबंधित है वृद्ध यानी बुढ़ापे के अध्ययन से। अगला, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध होता है शब्दकोश के संयोजन से। अगला प्रश्न, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को कहते हैं? उसे कहा जाता है ओलेरी कल्चर। आगे प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर के रूप में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। तो जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। आगे, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। आगे, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन यह है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। आगे, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है क्या? वर्मी कल्चर में जो प्रयुक्त वर्म होता है वह होता है अर्थवर्म। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शब्द और अर्थ। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, फिलोलॉजी डाक टिकटों का अध्ययन। यानी इसमें जो सही है वह सिर्फ है लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन। आगे, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो अध्ययन है यह आनुवंशिकता और विवरण का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं? इसे कहा जाता है जेरेंटोलॉजी। प्रश्न है, जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं? वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, फिलाटेलिस्ट क्या है? फिलाटेलिस्ट जो है यह डाक टिकट जमा करना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बेमेल को ज्ञात करें। बेमेल यानी कि फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी। इन सभी में जो बेमेल है वह है साइकोलॉजी। अगला प्रश्न, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जीव जंतु और पेड़ पौधों का अध्ययन जीव विज्ञान। वही अगर सिर्फ पौधों को कहे तो वनस्पति विज्ञान और जंतु का कहे तो जंतु विज्ञान। आगे, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को, आर.डी. मिश्रा को। आगे, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पैडोलॉजी में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। प्रश्न है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी से। अगला प्रश्न,
हिस्टोरिया पैलेंट्रम पुस्तक के लेखक कौन है? यह इसके लेखक है थियोफ्रेस्टस। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखेंगे, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन। आगे, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है भूमि का। पीडोलॉजी में भूमि यानी कि मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, जिसे पेडोलॉजी भी कहा जाता है। आगे, टीकाकरण के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। प्रश्न है, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीवाणु विज्ञान का जनक माने जाते हैं ल्यूएन हॉक। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? आधुनिक वर्गीकरण के पिता हैं कैरोलस लिनियस। आगे प्रश्न है, लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? लिनियस जो है यह जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है। हिटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? यह क्या था? 5 भाग में। कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया था? कैरोलस लिनियस जो है इन्होंने द्विनाम पद्धति बाइनोमियल सिस्टम को दिया था 1753 ईस्वी में। आगे, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। आगे प्रश्न है, परागकणों का अध्ययन कहलाता है? परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आगे है, सर्पों के विष में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है सर्पों के विष का अध्ययन। आगे है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी। तो ये थे चैप्टर 1 से संबंधित सभी प्रश्न। आप लोग हमारे साथ बीपीएससी की बेहतर तैयारी करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जुड़ें, जहां पर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हमारा कोड अमर10 यूज करें। आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट दी जाएगी, जहां पर आपको डेली फ्री लाइव क्लासेज और डेली क्यूज सेट प्रैक्टिस कराए जाते हैं। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब शुरू करेंगे हम लोग दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर में पहला प्रश्न है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वह है अंतःप्रद्रव्य जालिका। आगे, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? यह कहा जाता है राइबोसोम को। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? पशु कोशिका में पाया जाता है लाइसोसोम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण के लिए जो कथन सत्य नहीं है वह है सिर्फ बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, यह गलत है। आगे, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? यह कहा जाता है नाभिक को कोशिका का मास्टर। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका, और कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है। ऊतकों के समूह को अंग कहा जाता है, और नाभिक जो है उसका मुख्य मास्टर होता है। आगे, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन, जिसे हम तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका से अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? तो वह है जल। आगे, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है विषाणु पर। अन्य सभी जीवाणु, शैवाल और कवक पर कोशिका सिद्धांत लागू है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन सभी में जो कथन सही है वह है विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगला प्रश्न, कोशिका का प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? यह करता है केंद्रक। अगला प्रश्न, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है सेलुलोज।
अगला प्रश्न, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? या डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि नाभिक के अलावा जो कोशिका के किस कोशिकांग में जो डीएनए होता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद है। अगला प्रश्न, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के सेल विभाजन जब शरीर में चोट लगती है तो वह रहता है केवल समसूत्रण सेल। आगे जोड़े बनाइए। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जो है यह संबंधित है पौधों की कोशिका से। और एटीपी संबंधित है सूत्र कणिक से। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे है निम्न को सुमेलित करें। ध्यान देंगे यहाँ पर लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डीएनए गुणसूत्र है और माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कुल 46 होती है और जोड़े में बोले तो 23 जोड़ा। अगला प्रश्न, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? गुणसूत्र जोड़ों की बात करेगा तब 23 और संख्या में 46। अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण ही जीवों में अधिक विविधता पाई जाती है। आगे है, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र जो है यह छिपकली में नहीं पाया जाता, अन्य बंदर, तितली और चीता में होते हैं। प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है कोशिका भित्ति द्वारा। अगला प्रश्न, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? यह अनुपस्थित होता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति से। आगे प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का जो भाग है माइटोकॉन्ड्रिया उसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। आगे, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? यह कहा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रश्न है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। यानी कि वैसे विभाजन चरण को नाम बताना है जिसके दौरान सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर होती है, वह है मेटाफेज। अगला प्रश्न, पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल, नीला, बैगनी ये सभी वर्णक यानी रंग होते हैं एंथोसाइनिन के कारण। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं, वह है क्लोरोप्लास्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का कार्य करता है क्लोरोफिल। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इन सभी में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है राइबोसोम अंतःप्रद्रव्य जालिका। यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है यह कोशिकांग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। आगे, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है किसकी? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिका कोशिकाएं बनती है तिल्ली में। अगला प्रश्न है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तंभ कोशिका के बारे में कह रहा, तो यहाँ ध्यान देंगे एक एक ऑप्शन को। बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। दूसरा है, स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। और चौथा है, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित की जा सकती है।
तो इन सभी में सही है ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? यह है, ये केवल भ्रूण यानी इम्ब्रियो में पाई जाती है स्तंभ कोशिका। अगला प्रश्न, प्रक्रमित कोशिका मृदु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। इसे कहा जाता है एपोप्टोसिस। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। आगे कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति जो है यह पादप कोशिका में पाई जाती है। प्रश्न है 37 नंबर, जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? जीव द्रव के यानी साइटोप्लाज्म के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व है प्रोटीन। अगला प्रश्न, तारक काय की खोज किसने की थी? तारक काय की खोज विब्रियो बोवेरी ने किया था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था जी.ई. पैलेड ने। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया कितने आवरण से घिरी संरचना है? यह है कुल 2 आवरण से। माइटोकॉन्ड्रिया 2 आवरण से घिरी हुई एक संरचना है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल गोल्जी काय को कही जाती है। प्रश्न है, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? यह किया था के.आर. पोर्टर ने। आगे प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम सी. बेंडा ने दिया था। आगे प्रश्न है, समसूत्री विभाजन किस में होता है? समसूत्री विभाजन काय कोशिका में होती है। आगे गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। आगे प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी नॉल तथा रस्का द्वारा। आगे निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना ही बंद कर दे तो उसमें भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्योंकि यही है जो पावर हाउस है। आगे फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है कौन? तो उसके रंग को प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। आगे पत्तियों को हरा रंग प्रदान करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? संग्राहकार के रूप में पाचक एंजाइम के रूप में जो कार्य करता है वह है लाइसोसोम। तो ये थे आज बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है 2 चैप्टर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए होंगे। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद। बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए आज अनअकैडमी के फ्री प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं। अनअकैडमी को आज आप लोग डाउनलोड करें और हमारे साथ जुड़ें, जिसमें आप इसके बेनिफिट्स अगर जाने तो यहाँ पर डेली आपको 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेज पर वीक कराए जाते हैं। साथ ही वहाँ पर आपको लाइव डॉट क्लियरिंग कराया जाएगा। डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। साथ ही पेपर एनालिसिस भी होती है और हमारे जो बेहतर एजुकेटर हैं उनके द्वारा लाइव क्यूज विथ 20,000 प्लस क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। साथ ही आपको डेली T20 सीरीज कराए जाते हैं, जहां पर आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में कराए जाते हैं मंडे टू सैटरडे। वही यहां पर हमारे द्वारा स्पेशल इवेंट और कराए जाते हैं। उसके साथ साथ आप हमारे साथ मिल सकते हैं हमारे बेस्ट एजुकेटर से और जिनकी एक्सपीरियंस आप में एक
कामयाबी है। अच्छे अच्छे एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे और वहाँ पर आपको प्री से लेकर के इंटरव्यू तक आपको सक्सेस बनाएंगे। तो आज ही हमारे साथ हमारे टॉप एजुकेटर को पहचानें और हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। साथ ही हमारे फ्री लाइव क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी चल रही है। उसके बाद इन सभी टीचर से आप पढ़ेंगे जो कि एक एक्सपीरियंस टीचर है, इनका अपना अपना एक्सपीरियंस है। उसके बाद फ्री टेस्ट आप दे सकते हैं डेली, जिसमें आपको डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, वीकली फ्री लाइव क्लास फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट और प्रिपरेशन का एग्जामिनेशन होंगे जिसमें आप बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, बिहार एसआई दरोगा की तैयारी कर सकते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर हमारे टॉप एजुकेटर द्वारा एवरी टेस्ट का पेपर एनालिसिस भी की जाती है। साथ ही आपको T20 सीरीज में प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कराया जाता है जो अभी चल रही है मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे, जिसमें आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वही आप हमारा फ्री मिनी कोर्सेज भी अटेंड कर सकते हैं जिसमें आपको रिवाइज सिलेबस ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स इन लाइव क्लास दिए जाएंगे। तो आज ज्वाइन करें हमारे फ्री मिनी कोर्स को। तो आज आप अभी जाएं प्ले लिस्ट में और वहाँ पर गूगल प्ले में आप जाएंगे, सर्च करेंगे अनअकैडमी और वहाँ पर अनअकैडमी डाउनलोड करते ही बीपीएससी को सेलेक्ट करें। वहाँ पर आपको बीपीएससी का कॉलम मिलेगा, बीपीएससी सेलेक्ट करते ही हमारा कोड अमर10 जरूर यूज करें। अमर10 का यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगी। 10% आपको इंस्टेंट डिस्काउंट दी जाएगी उसके जितने भी फी होंगे उसमें। तो अनअकैडमी पर जाएं और डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप को। जुड़े हमारे साथ एक बेहतर फ्यूचर और एक बेहतर पहचान के लिए आज ही अनअकैडमी पर। धन्यवाद।